नमस्कार दोस्तों, ये हमारा चौथा वीडियो होगा करेंट अफेयर का। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए। चौथा इस हम किस पे देखेंगे? आर्थिक परिदृश्य पे देखेंगे। कम से कम यहाँ से 5 क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। ये ऐसा मेरा उम्मीद है कि 5 क्वेश्चन कम से कम इस वीडियो से आएंगे, तो आप लोग अंत तक देखते रहिए। चलिए बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात है कि 2022-23 के बजट में जो केंद्रीय बजट है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। तो बजट का आकार क्या रहा 22-23 में? आकार रहा 39.45 लाख करोड़। कितना रहा? 39.45 लाख करोड़। अच्छा, जितना बजट हम बजट बनाए हैं, जितना पैसा आएगा, ठीक है, 39.45 लाख करोड़ आएगा, मतलब प्राप्तियां होंगी, उतना ही खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राप्तियां कहाँ से होंगी? देखिए 55.88% हमारे राजस्व प्राप्तियां होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 55.88% किससे होगा? राजस्व से प्राप्त होगा। और 44.12% कहाँ से प्राप्त होगा? पूंजीगत प्राप्ति होगी, ठीक है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे बजट के 2022-23 में फिजिकल डेफिसिट की बात करें या राजकोषीय घाटा कितना अनुमान है? तो 16.61% लाख 16.61 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा क्या है? अनुमानित है, जो जीडीपी का कितना परसेंट है? 6.4% है, ठीक है। दूसरा अगर देखें कि राजस्व घाटा 22-23 में कितना रहेगा? 9.90 लाख करोड़, ठीक है। और जीडीपी का कितना अनुमानित रहेगा? 3.8%। अगर प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो जीडीपी का 2.6% रहने का अनुमान है, और प्राथमिक घाटा की बात करें तो ये 2.8% रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि सीक्वेंस लगाने की बात कह दे तो आप लोग सीक्वेंस लगा लीजिएगा इसका, ठीक है। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन होगा? अगर देखें तो फिजिकल डेफिसिट होगा, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट होगा। अगर फिर प्रभावी राजस्व घाटा देख लें और प्राइमरी में, तो पहले प्राइमरी होगा, देन प्रभावी होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट है कि जो हमारा व्यय करने का कंपोनेंट है वो कैसा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी पे 20% रहेगा, नंबर 1। दूसरे नंबर पे राज्यों का हिस्सा रहेगा 17%। तीसरे पे क्या रहेगा कि केंद्रीय क्षेत्र और की योजनाओं पे 15% रहेगा। रक्षा पे व्यय हम कितना कर रहे हैं? 8% कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट व्यय के संगठक के बारे में बात किया। प्राप्ति के स्रोत में देखें तो सबसे ज़्यादा प्राप्ति कहाँ से होगा? हमारा उधार और अन्य देयताएं से होगा। कितना होगा? 35%। जीएसटी से हमें कितना मिलेगा? 16%। निगम कर से मतलब 7.2 लाख करोड़ मिलेगा हमारा कारपोरेट टैक्स से, और आयकर से मतलब 7 करोड़ के करीब मिलेगा। कहाँ से? आयकर से। तो पहले नंबर पे हमारा क्या है? उधार और अन्य देताएं। दूसरे पे जीएसटी होगा, तीसरे पे कारपोरेट टैक्स होगा, चौथे पे आयकर होगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगर कर की बात करें तो सकल कर राजस्व जीडीपी का कितना रहता है? 10.7%। टैक्स की बात करें जिसमें डायरेक्ट टैक्स से 5.5% और इनडायरेक्ट टैक्स से कितना? 5.2%, ठीक है। अगर सिर्फ 3 कर राजस्व की बात करें तो जीएसटी नंबर 1 पे है 7.8 लाख करोड़, और निगम कर 7.2 लाख करोड़, आयकर 7 लाख करोड़। ये सिर्फ 3 कर राजस्व है, ठीक है। अगर सब्सिडी की बात करें तो देखिए यहाँ सब्सिडी की बात करते हैं तो 2021-22 में और 2022-23 में देखें डिफरेंस, तो जो 21-22 से 22-23 वाला जो सब्सिडी की राशि है वो 27.10% की कमी रखता है, ठीक है ना। जो 4,87,871 रुपया था 21-22 में, वो कम होके कितना हो गया? 3,55,638 रुपया, 38 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है ना। अगर देखें कि ये जो सब्सिडी दिया जाता है उसमें 4 मदें हैं, जिसमें उन चारों मदों को अगर दिया जाए तो वही सब्सिडी का 96.33% हो जाता है। वो 4 मदें कौन कौन है? खाद्य है, उर्वरक है, पेट्रोलियम है और ब्याज भुगतान है, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमेशा रहा है खाद्य मद, 58.16% होगा नंबर 1 पे। यूरिया दूसरे नंबर पे हमेशा रहा है 17.78% का। और पोषण आधारित सब्सिडी तीसरे नंबर पे। एलपीजी सब्सिडी हमारा चौथे नंबर पे रहा है।
अगर देखें कि प्रमुख मदों पे व्यय का क्या ब्यौरा है, तो उस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा व्यय किस पे होगा, तो ब्याज पे होगा। नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा किस पे व्यय होगा, ब्याज पे होगा। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पे रखा गया है, रक्षा पे रखा गया है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे व्यय अगर देखें तो परिवहन को रखा गया है, ठीक है। तो ये टॉप 3 है जो पूछ लिया जाए कि किस मद्दों पे सबसे ज़्यादा व्यय है, या सीक्वेंस लगाने के लिए तो टॉप 3 याद ही रखना है। अगर योजनाओं की बात करें कि सबसे ज़्यादा किसको आवंटन किया गया सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आवंटन की बात अगर देखें योजनाओं में तो पीएम किसान को सबसे ज़्यादा किया गया है, ठीक है, 68,000। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो हमारा 60,000 किसको किया गया है, जल जीवन मिशन को किया गया है। अगर तीसरे नंबर पे देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को किया गया है, ठीक है। तो ये 3 याद रखना। अब देख लेते हैं कि 2022-23 के इंपॉर्टेंट घोषणा क्या क्या हुआ। तो भारत @70 से भारत @100 के बीच में 25 वर्ष होता है। इस 25 वर्ष को अमृत काल कहा जाएगा, ठीक है, पहली बात, ठीक है। और इस अमृत काल के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, 3 लक्ष्य रखा गया। पहला रखा है कि समावेशी कल्याण पे बल देना, ठीक है, समावेशी कल्याण पे क्या करना, बल देना, पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य में क्या है कि जो टेक्नो आधारित विकास पे बल देना, और उसी में क्या करना है कि हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कार्य को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है, ठीक है। तीसरा क्या है कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है, विशेष साइकिल को क्या करना है, चलाना है, ठीक है। तो ये 3 है हमारे अमृतकाल के लक्ष्य। अगर देखें कि ये बजट में कितने प्राथमिकताओं पे बना है, तो 4 प्राथमिकताओं पे। पीएम गति शक्ति की बात की गई है, समावेशी विकास की बात कही गई है, निवेश वित्त पोषण की बात कही गई है, और यहाँ उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर और ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परिवर्तन परक कार्य पे, ये 4 हमारे प्राथमिकताएं निर्धारित किया गया। चलिए ये चारों प्राथमिकताओं के डिटेल से कुछ देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है पीएम गति शक्ति। ये हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 7 इंजन पे से संचालित होगा, 7 इंजन, ठीक है, जिसमें सड़क होगा, रेल होगा, एयरपोर्ट होगा, पतन होगा, सार्वजनिक परिवहन होगा, जलमार्ग होगा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। क्यों क्यों ऐसा, उद्देश्य इसका क्या है कि विश्व में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे हमारा क्या हो नाम हो, मतलब कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बहुत अच्छा है। और दूसरा है लॉजिस्टिक सक्रिया को क्या करना है, प्रमोट करना, विकास करना है। तो अगर देखिए पीएम गति शक्ति में जो 7 इंजन है उसमें एक सड़क है। सड़क के बारे में क्या बोला गया है कि 2022-23 में 25,000 किलोमीटर अतिरिक्त राजमार्ग की बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये बोला गया है कि पीपीपी मॉडल पे 4 स्थानों पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार करना है, ठीक है। पीपीपी मॉडल पे हमारा क्या 4 स्थानों पे लॉजिस्टिक मॉडल पार्क तैयार करना है। रेलवे में देखें तो इंपॉर्टेंट बातें क्या कही गई हैं कि एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की बात कही गई है, वैसे ही एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए रेलवे में बोला गया है। कवच का जो क्षेत्र था उसका विस्तार कर दिया गया है। तीसरा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि 100 पीएम गतिशील कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। दूसरा वहीं प्राथमिकता में देखें समावेशी विकास में, तो समावेशी विकास में एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण में देखें तो 2022-23 को राष्ट्रीय कंदन वर्ष के रूप में वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो गंगा नदी से सटे कृषि भूमि है 5 किलोमीटर के दायरे में, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किसानों को सहायता हेतु किसान ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जो एक और इम्पोर्टेंट है ये कि सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना किया जाएगा, और मिश्रित पूंजी कोष को नाबार्ड से सहायता मिलेगी, ठीक है। किससे सहायता मिलेगी, नाबार्ड से। अब किन बतवा लिंक की इस बजट में बोला गया, इस पे कितना व्यय होगा, 44,605 करोड़ होगा। क्या किन बिंदुओं से क्या फायदा होगा लिंक से, 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की क्या होगी, सिंचाई होगी। दूसरी बात है कि 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का क्या होगा, उत्पादन होगा किन बिंदुओं से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घोषणा में देखें तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। इसकी अवधि बढ़ा के कितना कर दिया गया, 23 मार्च 2023 तक कर दिया गया, और इसकी गारंटी के दायरा जो 50,000 करोड़ रुपए था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट
क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का पुनरुद्धार की बात कही गई है। इसमें एमएसएमई का 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। और 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। अगर गुणवत्ताप्रद शिक्षा और कौशल विकास की बात देखा जाए कि क्या मुख्य मुद्दे हैं इसमें, तो कौशल और आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम, देश स्टैक ई पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन होगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। ड्रोन एज ए सर्विस हेतु स्टार्टअप को क्या किया जाएगा, कहने का मतलब कि ड्रोन का जो स्टार्टअप होगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा और ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान की बात कही गई है। 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम के तहत 12 चैनल बनाए गए थे, अब उसका विस्तार करके कितना कर दिया जाएगा, 200 कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य पे क्या बात कहा गया है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। जैसे कोविड ने सबसे ज़्यादा मानसिक आघात पहुंचाया है, तो उसके लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन होगा। 2022-23 के लिए स्वास्थ्य की सेवाओं की बजटीय आवंटन में सबसे ज़्यादा पीएम पोषण है, 10,234 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। मालूम है कि मिड डे मील की जगह ये पीएम पोषण अभियान ले लेगा, ठीक है ना, मिड डे के स्थान। अगर समावेशी कल्याण की बात देखें तो हर घर नल से जल में 2022-23 के बीच में कितने करोड़ परिवारों को कवर करने की बात कहा गया, 3.8 करोड़ परिवारों को। पीएम आवास योजना 22-23 के बीच में कितने लाख करोड़ घरों का निर्माण करेगा, 80 लाख, ठीक है। पीएम डिवाइन इंपॉर्टेंट है। पीएम डिवाइन किससे जुड़ा हुआ है, उत्तर पूर्व के राज्यों से जुड़ा हुआ है। क्यों, ये उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास हेतु ये है पीएम डिवाइन। तो किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास के लिए है पीएम डिवाइन, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कि जो तीसरा हमारा प्राथमिकता था उसमें देखें, पहला उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश की बात कही गई। तो यहाँ पे राइट टू नो की जगह नीड टू नो के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। क्या, राइट टू नो की जगह नीड टू नो के सिद्धांत पे पालन किया जाएगा। जो भू दस्तावेज था आईटी के माध्यम से दिया जाता था, तो यूनिक लैंड पार्सल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, लैंड के लिए। नेक्स्ट है कि अगर देखें कि जीवन की सुगमता के दूसरे चरण में क्या इम्प्लीमेंटेशन की बात इंपॉर्टेंट कहा गया, तो एम्बेडेड चिप के साथ ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर इस सेक्टर में देखें कि निवेशों का वित्त पोषण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संसाधनों को जुटाना। तो कैसे जुटाया जाएगा कि हरित अवसंरचना के संसाधनों हेतु ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। जितना भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उनके लिए ग्रीन बॉन्ड का क्या होगा, लॉन्च किया जाएगा या जारी किया जाएगा, उससे वित्त पोषण किया जाएगा, ठीक है ना। 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा, डिजिटल रुपए का संचालन करेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंट बात में, तो टैक्स के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि एनपीएस जो है वो पहले एनपीएस में 10% कटता था, ठीक है ना, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 14% कर दिया। तो जो कर्मचारियों की कर कटौती सीमा 10% था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 14%। विकलांग व्यक्तियों के लिए कर में राहत की बात कही गई है कर में। अगर सहकारी समितियों की बात करें तो उनके लिए 18.5% की वैकल्पिक जो न्यूनतम कर दर था उसको कम करके कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। और सहकारी समितियों की जिनकी आय 1 से 10 करोड़ रुपए हैं, उनकी वर्तमान अधिभार जो दर था 12%, उसको कम करते हुए कितना कर दिया गया अधिभार दर, 7%। तो दो बातें हैं, समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर दर को कितना कर दिया गया है, 18.5% से घटा के कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। और 1 से 10 करोड़ रुपया के बीच में जिनकी आय है, तो उनके ऊपर जो अधिभार या अधिशेष लगता था, अधिभार लगता था, वो 12% से कम करके कितना कर दिया गया, 7% कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि जो स्टार्टअप की प्रोत्साहन करने की अवधि थी वो 2022 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2023। तो स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने की जो अवधि खत्म हो रही थी मार्च 2022 में, उसको कितना कर दिया गया, बढ़ा के 2023 कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आभासी परिसंपत्तियों के अंतरण से होने वाली आय पे कितना % का कर होगा। तो जो भी क्रिप्टो एसेट हैं या क्रिप्टो करेंसी से जो भी अंतरण होगा वो हम उस पर कितना लगा रहे हैं, 30% कर लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कर के बारे में जो बताया गया है कि एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे अधिभार पहले 37% की लग रही थी, उसको कम करके कितना कर दिया गया है,
15% कर दिया गया। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज को व्यापारिक व्यय नहीं माना जाएगा। ठीक, आय या लाभ पे लगने वाली किसी भी सरचार्ज को व्यापारिक व्यय नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। और जो हस्तांतरण से उत्पन्न दीर्घावधि पूंजी अधिलाभ, जो बहुत लॉन्ग टर्म पे अधिभार की उच्चतम सीमा कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। और राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति जो 2016 में दिया गया था, कौन सी नीति, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 को, इसका उद्देश्य था कि 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन कितना कर देंगे, दोगुना कर देंगे। ठीक है। रत्न आभूषण एवं आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन हेतु काटे एवं तरासे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पे सीमा शुल्क कितना कर दिया गया है, 5% कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, छातों पर शुल्क वृद्धि करते हुए 20% कर दिया गया है। तो शुल्क वृद्धि किया गया है क्यों, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, जो अनब्लेंडेड ईंधन है उन पे 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पादक शुल्क लगेगा। ये बात मालूम है ना, पेट्रोल के साथ पहले 10%, उसको बढ़ा के 20% ब्लेंड करना है। अगर इसको जो फॉलो नहीं करेगा वो अनब्लेंडेड ईंधन होगा, उस पर 1 अक्टूबर 2022 से क्या होगा कि 2 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पादक शुल्क लगाया जाएगा। ठीक है ना। अब आर्थिक समीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है आर्थिक समीक्षा, तो पहली बात है कि 31 जनवरी 2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया। इसका मूल विषय क्या था, अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान। ठीक है। अगर सेंट्रल थीम की बात करें तो इसका क्या था, एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच का मतलब कि चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण, ठीक है, या त्वरित दृष्टिकोण। ठीक है, जो भी है, लेकिन इंग्लिश में जरूर देखिएगा, एजाइल अप्रोच। ठीक, तो 2 थीम बताया, एक सेंट्रल थीम बताया और एक थीम। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा में 2021-22 के अनुसार जो अभी दिया गया है, 2020-21 में अर्थव्यवस्था जीडीपी कितना रहा, -7.3% रहा, मतलब संकुचन हुआ। जबकि वहीं 2021-22 में 9.2% रहने का अनुमान है। कितना, 9.2 21-22 में। अगर 22-23 में देखें तो ये कितना रहने का अनुमान है कि 8 और 8.5 के बीच में रहेगा। और ये जो अनुमान है वो विश्व बैंक और एडीबी बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा जो अनुमान जारी किया गया उसके अनुरूप है। ठीक है। नेक्स्ट देखें कि पहली बात है कि विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि 2021-22 और 22-23 में भारत का वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है। तो ये 2 साल के लिए 21-22 और 22-23 के लिए कितना बताया गया, 9 रहेगा। और जबकि 23-24 के लिए कितना बोला है, 7.1%। ठीक है। अगर इसका आंकड़ा देखें तो 3 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में इंडिया रहेगा आईएमएफ के अनुसार। अगर कृषि के बारे में बात करें तो 2020-21 में कृषि की वृद्धि दर कितना रहा, 3.6% दर्ज किया गया। वहीं 21-22 में कितना रहने का अनुमान है, 3.9%। अगर जीबीए की बात करें तो जीबीए 2 पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, कि एग्रीकल्चर है, लाइट और क्षेत्र और इंडस्ट्री में। तो देखो 2019-20 में 18.4% था, वहीं 20-21 में बढ़ के कितना हो गया था, जीबीए में 20.2 हो गया था। और 21-22 में कितना रहा, 18.8 रहा। उद्योग की बात करें तो 26.7% रहा 19-20 में, घट के 20-21 में कितना हो गया, 25.9। फिर बढ़ के कितना हो गया 21-22 में 28.2। अगर विनिर्माण सेक्टर में देखें तो 21-22 में कितना रहा, 15.4। ठीक है। निर्माण के सेक्टर में देखें तो 8। और वहीं सेवाओं में कितना रहा 21-22 में, 53। तो देखो पहले 19-20 में 55, 20-21 में कितना, 53.9, और घट के कितना हो गया है 21-22 में 53। ठीक है। तो ये घटना बढ़ना जरूर ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन पर कैपिटा इनकम की बात की गई है। अगर एक तो वर्तमान कीमत पे बात किया जाता है, एक स्थिर कीमत में। ज़्यादातर स्थिर कीमत पे पूछा जाता है तो 93,973 रुपया है। अगर करेंट में पूछा जाए, वर्तमान में पूछा जाए तो 1,50,326 रुपया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सकल घरेलू बचत सेविंग की बात करें तो 18-19 में
बचत कितना था, 30.6% था। वही 19-20 में बढ़ के कितना हो गया, 31.4। यही नहीं, दोनों वर्ष में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि बचत कहाँ होता है, तो घरेलू सेक्टर में, डोमेस्टिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा बचत होता है, देन निगम क्षेत्र में, सार्वजनिक मतलब ये कारपोरेट, डोमेस्टिक और ये पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, तो डोमेस्टिक, कारपोरेट और पब्लिक सेक्टर में ये बचत का आधार है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, फसल पे एक क्वेश्चन आ सकता है, तो देखो कौन सा दो इंपॉर्टेंट है, पहला तो याद रहना चाहिए सबका। ठीक है, तो इसको जितनी बार रिवीजन कर जाओ, हम पीडीएफ देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ डाउनलोड कर लो और जितनी बार रिवीजन कर सकते हो रिवीजन कर लो, याद कर लो। चावल का देखो तो नंबर 1 पे ही तीनों याद रखना है, पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे पंजाब। गेहूं में देखें तीनों याद रखना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब तीसरे नंबर पे। मक्का में एक याद रखना है, कर्नाटक है नंबर 1। कुल मोटे अनाज में देखें तो राजस्थान है, 3 याद रखना, कर्नाटक है दूसरे नंबर में और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट में देखें कि अरहर में नंबर 1 कौन है, महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। कुल दाल में देखें तो कौन है, एमपी है, राजस्थान है और तीसरा है महाराष्ट्र। चना की बात करें तो एमपी है, हमेशा से रहा है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे। कुल खाद्यान्न की देखें तो 3 देखना जरूर, इसमें यूपी है, एमपी है, देन पंजाब है। ठीक है, मूंगफली की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है, गुजरात है। रेपसीड और सरसों की बात करें तो कौन है, राजस्थान है। सोयाबीन की बात करें तो पहले एमपी हुआ करता था, अब महाराष्ट्र है। कुल तिलहन की बात करें तो ये तीनों याद रखना, राजस्थान है नंबर 1, महाराष्ट्र दूसरे, तीसरे नंबर पे एमपी है। गन्ना की बात करें तो बिल्कुल तीनों यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, तीनों याद रखना। कपास में महाराष्ट्र नंबर 1 पे, गुजरात दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। जूट और मेस्ता की बात करें तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे, बिहार दूसरे नंबर पे, असम है तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर देखें तो इंडिया सबसे ज़्यादा सिर्फ क्या आयात करता है, अगर वस्तुओं में देखें तो सबसे ज़्यादा आयात करता है पेट्रोलियम और क्रूड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या आयात करता है, स्वर्ण आयात कर रहा है, तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम उत्पाद, चौथे पे मोती, कीमती अर्ध कीमती पत्थर की बात करें, चौथे पे कोयला और कोक की बात है। अगर वही आयात की दृष्टि से देखें कि किस किस देशों से इंडिया आयात ज़्यादा करता है, तो चीन से सबसे ज़्यादा आयात करता है, देन यूएई से आयात करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका से तीसरे नंबर पे, सऊदी अरब से चौथे नंबर, इराक 5वें नंबर पे। तो ये ध्यान रखना बिल्कुल सीरीज में पीडीएफ से। निर्यात करने की दृष्टि देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस है, इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, यूएस को पहले करता है, देन किसको करता है, देन हमारा यूएई को। तो देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही यूएई है दूसरे नंबर पे, चीन है तीसरे नंबर पे। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 3 तो बहुत ध्यान रखना अच्छे से, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। तो यूएस है नंबर 1 पे, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, दूसरे को यूएई, तीसरे नंबर पे चीन को करता है, चौथे नंबर पे बांग्लादेश है। तो ये सीक्वेंस याद रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं कि अगर टॉप एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, तो पेट्रोलियम उत्पाद को करता है नंबर 1। ठीक है, दूसरे नंबर पे मोती और अर्धकीमती पत्थर को करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे लौ और इस्पात करता है। तो ये 3 याद रखना, ड्रग फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल पे चौथे नंबर पे। ठीक है, बिहार बजट हम नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि ये बिहार वालों के लिए है, मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा या अलग वीडियो बना दूंगा बिहार के लिए। तो बिहार नहीं, मैं यूपी पीसीएस को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिहार के लिए आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो बिहार के लिए बजट और अगले दिन ही बना देंगे आर्थिक समीक्षा पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंट है गति शक्ति, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। क्या इंपॉर्टेंट है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 16 मंत्रालयों का ये मंच है। तीसरा है कि ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्था द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। और इस इसरो इमेजरी के साथ विभिन्न प्रौद्योगिकियों को भी जोड़ा जाएगा इसको। ठीक है, तो ये याद रखना कि भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको कब आरंभ किया गया, 13 अक्टूबर 2021 को। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल ने कब इसको मंजूरी दी, 21 अक्टूबर को। घोषणा कब हुआ था, 75वें स्वतंत्रता दिवस पे। ठीक है, कुल व्यय कितना है, लगभग 100 लाख। ठीक है, केंद्रित किस पे है, देश के नागरिकों, उद्योगों, विनिर्माताओं, किसानों और गांवों पे ये केंद्रित है, उनको उनके विकास के लिए। देखिए अब बात करते हैं कि क्या है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता अभी कितनी है, पूछ लिया जाए तो कितना है, 87.7 गीगावाट है। इसको 2024-25 तक कितना करना है, 225 गीगावाट करना है। क्लियर,
नेक्स्ट है कि 2024-25 तक देश की बिजली उत्पादन की क्षमता 50% किससे करना है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा किया जाएगा। 50% कब तक किया जाएगा? 2024-25 तक। ये ध्यान रखना, हम बता रहे हैं इसको, क्वेश्चन में आने की प्रोबेबिलिटी वही चीज बताया जा रहा है क्वेश्चन में जो आएगा। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ ले हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उद्योगों के लिए प्रमुख मांग एवं आपूर्ति केंद्रों को जोड़ने के लिए 17,000 किलोमीटर लंबी ट्रंक पाइपलाइन को बढ़ाकर 2024-25 तक कितना करने की है? दूना से थोड़ा अधिक 34,500। पहले कितना था? 17,000 से बढ़ा के कितना करने वाले हैं? पाइपलाइन, ट्रंक पाइपलाइन बढ़ा के कितना? 34,500। ठीक है, और 2027 तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर 6 पिलर की बात करें कि पीएम गति में 6 पिलर कौन कौन से हैं, तो पहला है व्यापकता, कंप्रहेंसिवनेस, दूसरा है प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन, तीसरा है अधिकतम उपयोग, चौथा है सामंजस्यकरण, पांचवा है विश्लेषणात्मक और छठा है गतिशीलता। ठीक है, तो ये 6 पिलर हैं। 6 पिलर पे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है ना, कि इसमें से कौन गतिमान पीएम गति शक्ति का पिलर नहीं है। अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए है क्या कि नीति आयोग द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है, ये अवसंरचना संबंधित है। कौन? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। नेक्स्ट क्या है कि एक, अच्छा यहीं पे हम आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, यहाँ पे गति शक्ति, यहाँ पे NIP, ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और यहाँ पे NMP। ठीक है, NMP से जो हमारा 6 लाख करोड़ रुपया आएगा, रखा गया टारगेट, ये इन्वेस्ट किया जाएगा NIP में। ठीक है, NIP में, और इन दोनों को सपोर्ट करेगा कौन? गति शक्ति। ऐसा बनाया गया, तीनों एक दूसरे से लिंक है। ये मेंस में लिखने के लिए होगा, बहरहाल अभी समझाने का मतलब नहीं है कि जितना नेशनल मोनेटाइज NMP से जितना हमारा पैसा आएगा वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में लगाएंगे, और इन दोनों को और बेहतर बनाने के लिए किसे? गतिमान शक्ति से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि पहला बताया राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन इस नीति आयोग द्वारा अवसंरचना संबंधित मंत्रालय के परामर्श से विकसित की गई है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि 22 से लेके 25 तक की, 2022 से लेके वित्तीय वर्ष 2025, कितने साल? 4 साल की अवधि तक मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से कितने लाख करोड़ रुपए के मुद्रीकरण की क्षमता बताई गई है? 6 लाख करोड़ की। ठीक है, और हमने बताया कि NIP में लगाया जाएगा। ठीक, इससे ज्यादा कोई और इंपॉर्टेंट नहीं है जो प्री में पूछा जाएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती हेतु राहत पैकेज की घोषणा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। कोविड से प्रभावित हुआ था हमारा देश, तो उसको प्रोत्साहन के लिए जो आर्थिक मजबूती, अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए राहत पैकेज दिया गया। तो उसमें देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि कौन कौन सा पैकेज है। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की नई ऋण गारंटी योजना दी गई थी। ठीक है, कितने लाख करोड़ से? 1.1 लाख के, तो ऋण गारंटी योजना। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में दिया गया था। कितना दिया गया था? 1.5 लाख करोड़। ठीक है, निर्यात हेतु तो कितना रखा गया था? 33,000 करोड़ रुपए, और निर्यात बीमा कवर के लिए कितना? 88,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैक दिया गया था। तो नेक्स्ट हमारा है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो अभी छोटा सा, बस इसी के बाद तुरंत बना रहे हैं छोटा सा वीडियो, तो उसे देख लीजिएगा। आज हम आर्थिक परिदृश्य एक छोटा सा दूसरे पार्ट में लेके आ रहे हैं, उसमें खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।